यह एक रोमांटिक स्टोरी है। एक लड़की पहेली सी। चलिए आपको सुनाती हूँ। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमों वाली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाहें अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की उसकी केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज़ लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की अंगुलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली। तो उसने बोला, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने? ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तलखी बरकरार थी। तो उसने बोला, मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी अंगुलियां कैसे पड़ती है कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वे बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। लड़की बोली, रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इसी बीच रिबन नीचे गिर गया और वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विजय भी झुका था। उसकी निगाहें अकस्मात ही लड़की के उरेजों पे चली गई। वह सकपका गया। लो, ठीक हो गया, लड़की ने कहा। तो उसकी चेतना लौटी। फिर टाइप करने में लग गई। लेकिन विजय का मन टाइप में नहीं लगा। वह लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बाछे खिल गई। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आशरा तो कुछ ऐसा ही दिखते हैं। आपका नाम? विजय ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सरिता। अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई एक कारण हो तो बताएं। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पे टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर नज़र डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगने लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा। रातों को छत पे घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई किलोमीटर दूर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु, तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही। जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा हूँ। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता, कल कल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती, राह में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से। उसके प्रेम में सागर साहिल पर पटकता है सिर। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रमाण पूर्णमासी की रात में उठने वाला जोर भाटा सरिता है तो सागर है।
सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़, पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सरिता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? नहीं, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि भगोड़े होते हैं, सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय सकपका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पे छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी भी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है। उसकी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है, जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की है। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? विजय ने सरिता के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शोक गीत की रचना में मशगूल है। प्यार है। प्यार की खुशबू। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? अगले दिन सरिता जब इंस्टीट्यूट आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहनी थी, बालों का स्टाइल बदला हुआ था। विजय को सरिता का यह बदला रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफ़ी सुंदर लग रही हो। जवाब में जब सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। ग्रह नक्षत्रों की चाल। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियां साफ नहीं होती तो वह धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। विजय की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उसे चाहती है यह स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी से नुस्खे पूछता रहा। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखे जान ली जाए। नौकरी के लिए नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रख दें और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। नित्य श्री गणेश जी की उपासना करें। धैर्यपूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विजय ने अभी तक उसके बताए हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वह कह देता कि आप पर भाग्य शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के बलवर्धन के लिए शुक्रवार के दिन 5.5 रति का ओपल चांदी में जड़वा कर दाहिनी मध्यमा में धारण करें। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? है ना, बहुत है। कुंडली पर सरसरी नज़र
डालते हुए ज्योतिषी ने कहा। प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? अगर आप पर शुक्र की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। गोचर में भी आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे। मिली नौकरी? साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं है। भन्नाया हुआ विजय ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी के कमाए खाने से तो अच्छा है कुंवारा ही रहना अच्छा है। कहते हुए विजय अपने कमरे में चला गया। जिंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज आता और निराश होकर वापस घर चला जाता। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा कि एक सप्ताह आई नहीं। जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही। जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विजय को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते, पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर्क खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन है। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वह सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रहे विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन उसकी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विजय ने कहा भी था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ हो कुशल से रहें। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते? आखिरकार जिंदगी उसकी है, जीना उसे है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने विजय की बात का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बना सकता है, और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है।
लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती। पुराने ज़माने की है ना। हद तो यह हो गई कि वह मुझसे कहने लगी कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। सरिता रो पड़ी। विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई। खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही वह चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार बारिश में बिजली की गिरना, आसमान में काले बादल घिर आए थे। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रह कर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वह मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई है। इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? मैडम ने विजय से कहा। आप नहीं समझेंगी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। उसने पूछा, क्यों? आपको कैसे पता? उसका फ़ोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूँ, वह कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता वह घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम दे सकती है। यह सोचकर वापस लौटा, लेकिन जब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वह चरपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो वह 22वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया। विजय ने मैडम से सरिता का घर का पता मांगा तो उसने एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद देकर विजय चल पड़ा। वह आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहाँ नहीं रहती, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। विजय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फ़ोन नहीं आया। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उससे संपर्क जरूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई तब से यह फ़ोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता। यही नहीं, हर रोज़ पोस्टमैन का बेसब्री से इंतज़ार करता, और जब उसके आने का समय ख़त्म हो जाता है तो उदासी के समुद्र में डूब जाता है। कैसी लगी विजय और सरिता की यह